हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का बुद्धियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों इकॉनमी का बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों आज? तो आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों, ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों बोधियागा स्टडी। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आज का चैप्टर हम लोग का है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हाँ, बता दें दोस्तों कि ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं नज़दीकी जो एग्ज़ाम है उससे रिलेट करके पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो ये आने वाले दिनों में बिहार दरोगा पीटी का एग्ज़ाम है दोस्तों, फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम है दोस्तों, एसएससी जीडी हो गया, डीआरडीओ हो गया, अन्य भी अग्निशामक हो गए। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए दोस्तों वीडियोज़ अपलोड किया जा रहा है दोस्तों। और आप सभी लोग भी बताएं कमेंट में कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, तो रिजर्व बैंक का स्थापना कब किया गया था दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का स्थापना किया गया था। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर आरबीआई एक्ट अगर पूछ दे, ये एक्ट अधिनियम कौन सा था? तो 1934। कब का अधिनियम था? तो 1934 का अधिनियम था। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर समिति पूछ दे कौन से समिति की सिफारिश पे की गई, तो हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अगर इसकी राष्ट्रीयकरण की बात करें दोस्तों, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1/1/1949 ईस्वी को किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है भाई साहब? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, बात करें आरबीआई का प्रथम गवर्नर की। आरबीआई का प्रथम गवर्नर की बात करें तो कौन थे प्रथम गवर्नर? तो ऑसबर्न स्मिथ थे। ऑसबर्न स्मिथ थे। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर यहाँ लगा दे प्रथम भारतीय गवर्नर, क्या लगा दे? अगर भारतीय इंडियन लगा दे, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। कौन थे प्रथम भारतीय गवर्नर? तो सीडी देशमुख थे। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। वर्तमान गवर्नर की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। अगर रैंक उनका स्थान पूछा जाए कैवा है, तो उनका स्थान 25वां है। 25वें नंबर के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आरबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जान लेते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आरबीआई 1938 ईस्वी से नोट छाप रहा है। आरबीआई अगर पूछ दे आरबीआई कब से नोट को छाप रहा है, तो 1938 ईस्वी से आरबीआई नोट को छाप रहा है। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं। 1938 ईस्वी से पहले 1938 ईस्वी से पहले नोटों पर जॉर्ज पंचम कौन थे? तो जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के सम्राट थे। 1938 ईस्वी से पहले नोटों पर जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के सम्राट की तस्वीर होती थी, लेकिन 1938 से 1947 के बीच तक छपने वाले नोटों में जॉर्ज सस्टम की तस्वीरें होती थी। तो 1938 से पहले किनका तस्वीर होता था नोटों पर? तो जॉर्ज पंचम का होता था। 1938 से 1947 ईस्वी तक किसका नोटों पर फिगर होता था या चित्र होता था? तो जॉर्ज सस्टम का होता था। अब आगे बढ़ते हैं। 1947 ईस्वी से छपने वाले नोटों पर अशोक स्तंभ की तस्वीर से नोट छपना शुरू हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अब तो हम लोग अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए, तो हर चीज़ तो भारतीय करना ही था। तो इसी कारण 1947 ईस्वी से भारतीय नोटों पर अशोक स्तंभ की तस्वीरें नोट पर छपना शुरुआत की गई। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1996 ईस्वी से पूछ दे अगर कि महात्मा गांधी श्रृंखला वाले नोटों का प्रचलन कब से शुरू हुआ? तो 1996 ईस्वी से महात्मा गांधी श्रृंखला वाले नोटों का प्रचलन शुरुआत हुआ। अगर पूछ दे पहली बार महात्मा गांधी का जो चित्र है वो किस नोट पे, कितने रुपए के नोट पे छपा? तो 500 रुपए के नोट पे छापा गया। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आरबीआई जो है आम जनता का, पब्लिक का लेन देन नहीं करती है। आरबीआई जो है आम जनता का लेन देन नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर के रूप में होते हैं। आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर के रूप में होते हैं। भारत के 4 महानगरों में आरबीआई का क्षेत्रीय शाखा यानी कार्यालय है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो आरबीआई के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरबीआई गवर्नर का जो पद है वो संवैधानिक नहीं है। अगर पूछ दे कि आरबीआई का जो गवर्नर होता है क्या उनका पद संवैधानिक रूप से होता है? तो बिल्कुल भी नहीं, वो संवैधानिक रूप से नहीं होते हैं। लेकिन इनका नियुक्ति प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से करते हैं। प्रधानमंत्री किसके सलाह से करते हैं? तो मंत्री परिषद की सलाह से करते हैं। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। इनकी नियुक्ति 4 वर्षों के लिए की जाती है, लेकिन भारत सरकार चाहे तो इनका कार्यकाल को घटा और बढ़ा भी सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगर बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो आरबीआई के कैवे नंबर के गवर्नर बने थे दोस्तों? तो 15वें गवर्नर थे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक भारत के 25 गवर्नर हुए हैं वर्तमान समय तक, जिसमें ऑस्वन स्मिथ और केजी ओम्बेगाकर जो कि 5वें भारतीय गवर्नर थे रिजर्व बैंक के। तो ध्यान रखेंगे उनका हस्ताक्षर नहीं है, बाकी सभी लोगों का हस्ताक्षर नोटों पर है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं। रिजर्व बैंक की बात करें दोस्तों, तो रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। पूछ दे भारत बैंक, आरबीआई जो है भारत का कौन सा बैंक है? तो केंद्रीय बैंक है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का बैंक है ये। किसका बैंक है? भारत सरकार का बैंक है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे?
इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, नोटों का निर्गमन करने वाला बैंक कौन है? आरबीआई। नोटों का निर्गमन करने वाला बैंक कौन है? तो नोटों का निर्गमन करने वाला बैंक आरबीआई है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंतिम ऋणदाता बैंक कौन है? तो अंतिम ऋणदाता बैंक आरबीआई है, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विश्व बैंक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आरबीआई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व करता है आरबीआई। भारत में मौद्रिक प्रणाली का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? तो ये आरबीआई। भारत में नोट छपने पर नियंत्रण करता है, मौद्रिक नीति पर, मौद्रिक प्रणाली पर नियंत्रण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संशोधन गृह में नियंत्रण, संशोधन गृह में नियंत्रण। नेक्स्ट आगे है साख्य नियंत्रण। क्या है? साख्य नियंत्रण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। आरबीआई का गवर्नर अभी तक कोई महिला नहीं बनी है। आरबीआई का गवर्नर जो है अभी तक कोई महिला नहीं बनी है। और दूसरा, आरबीआई में पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? तो केजे उदेसी बनी, जो कि 2003 ईस्वी में बनाई गई थी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे यहाँ पे दोस्तों, क्या अभी तक कोई महिला उपराष्ट्रपति बनाई गई है? ये हमें आप बताएंगे कमेंट में, यस या नो में आंसर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितना बार किया गया है? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार किया गया है। कितना बार किया गया है दोस्तों? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार किया गया है। पहला, प्रथम चरण में 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरा 15 अप्रैल 1980 ईस्वी में। पहला 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। दूसरा चरण में 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका जमा पूंजी था 200 करोड़। तो यहाँ ध्यान रखेंगे दोस्तों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण में पहला चरण 1969 ईस्वी में किया गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। दूसरा चरण की बात करें दोस्तों तो 1980 ईस्वी में किया गया, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अगर जमा पूंजी पूछे तो कितना था? 200 करोड़। उस समय की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आगे का शुरुआत करते हैं दोस्तों। आरबीआई का मौद्रिक नीति का मात्रात्मक नियंत्रण। तो आरबीआई का मौद्रिक नीति का मात्रात्मक नियंत्रण के बारे में बात करते हैं दोस्तों। पहला आ जाता है बैंक दर। बैंक दर में बात करें दोस्तों तो जिस दर से आरबीआई अन्य बैंकों को उधार देती है उस दर को क्या कहते हैं? बैंक दर कहा जाता है। जिस दर से आरबीआई अन्य बैंकों को उधार देती है उस दर को क्या कहते हैं? तो बैंक दर कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। उसे क्या कहते हैं? बैंक दर। यानी आरबीआई अन्य बैंकों को उधार देती है, वो किस दर से देती है उसे ही बैंक दर कहते हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बैंक दर क्या कहलाता है? जिस दर पे आरबीआई अन्य बैंकों को उधार देती है उस दर को क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं दोस्तों। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे है रेपो रेट। आगे क्या है दोस्तों? रेपो रेट। जिस दर से आरबीआई अन्य बैंकों को अल्प समय के लिए, यानी क्षणिक समय के लिए, कुछ वर्ष, कुछ माह के लिए या कुछ दिन के लिए, तो जिस दर से आरबीआई अन्य बैंकों को अल्प समय के लिए यानी तत्कालीन जरूरत के लिए, तत्कालीन आवश्यकताओं के लिए जो आरबीआई
उधार देती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? रेपो रेट कहते हैं। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आरबीआई जिस दर से आरबीआई अन्य बैंकों को अल्प समय के लिए तत्कालीन आवश्यकताओं के लिए उधार देती है उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों तीसरा आरआरआर यानी रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जिस दर से आरबीआई बैंकों को उधार लेती है, बैंकों से उधार लेती है आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट जिस दर से आरबीआई अन्य बैंकों से उधार लेती है उस दर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। यहां ध्यान रखेंगे, रिवर्स रेपो रेट जिस दर से आरबीआई अन्य बैंकों से उधार लेती है उस दर को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ऐसा क्यों करती है आरबीआई? तो ऐसा इसलिए करती है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए, यानी मुद्रास्फीति को रोकने के लिए यह रिवर्स रेपो रेट आरबीआई द्वारा अन्य बैंकों से उधार लेती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं चौथे नंबर में एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंकों को अपने पास कुछ राशि जमा रखनी होती है जिसे क्या कहते हैं? एसएलआर कहते हैं। बैंकों को अपने पास कुछ राशि जमा रखनी होती है जिसे क्या कहते हैं? एसएलआर कहते हैं। नोट, एसएलआर के रूप में कितनी राशि रखनी है ये आरबीआई तय करती है। एसएलआर के रूप में कितनी राशि रखनी है इसे कौन तय करती है? तो इसे आरबीआई तय करती है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एसएलआर के रूप में कितना रखना है? लगभग लमसम यानी 24% से लेकर 40% तक हो सकती है। एसएलआर के रूप में 24% से लेकर 40% तक राशि हो सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा सीआरआर, कैश रिवर्स रेशियो। कैश रिवर्स रेशियो इसमें क्या होता है दोस्तों? तो बैंकों को कुछ राशि के रूप में आरबीआई के पास जमा रखनी होती है। बैंकों को कुछ राशि के रूप में आरबीआई के पास तो यहाँ ध्यान रखेंगे, बैंकों को कुछ राशि आरबीआई के पास जमा रखनी होती है जिसे क्या कहते हैं? कैश रिवर्स रेशियो कहते हैं। नोट, सीआरआर यानी कैश रिवर्स रेशियो के रूप में जो राशि रखनी होती है इसका निर्णय कौन करता है? तो आरबीआई करती है। इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों? तो इसका निर्णय आरबीआई करती है कितना राशि रखना है। तो सीआरआर के रूप में रखी जाने वाली राशि 3% से 15% के बीच हो सकती है। तो सीआरआर के रूप में रखी जाने वाली राशि 3% से 15% हो सकती है। और एसएलआर में कितना हो सकता है? तो 24% से लेकर 40% तक हो सकता है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। आरबीआई से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे हमने आपको यहाँ तक पहुँचाया और आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों ताकि आपको यह बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो पाए। तो आज का टॉपिक को यहीं रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।